नमस्कार। वीडियो इंडियंस में आपका स्वागत है। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। साथ ही साथ इस नारे के साथ उन्हें गल्फ कंट्रीज के जो शेख हैं उनके साथ गले मिलते हुए बहुत बेबाकी से आप उनको देख सकते हैं। गले ऐसे मिलते हैं जैसे वो अरब के शेख बहुत पुराने मित्र रहे हों, बहुत पुराने सगे संबंधी रहे हों। इस तरह से प्रोटोकॉल तोड़ करके लगातार आप उनके विजुअल फोटो देख सकते हैं जिसमें नरेंद्र मोदी गले मिलते हुए नजर आते हैं। साथ ही साथ उन्होंने इस ईद के मौके पर एक सौगाते मोदी नाम की एक किट बनवाई और इस देश के 36 लाख मुसलमानों के बीच बांटने का भाजपाइयों को निर्देश दिया। यहाँ तक के तो सब सही है और इस देश के मुखिया होने के नाते, इस देश के प्रधानमंत्री होने के नाते ये सबसे अच्छा कदम है और इसकी सराहना होनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ जब ये किट गरीबों के बीच गई तो गरीबों की कई शिकायतें आई, जिसमें कई वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें उस किट के अंदर 50 रुपये और फटे हुए कपड़े, 50 रुपये के कपड़े और फटे हुए कपड़े और थोड़े थोड़े ये जो आपको दाल, चना, बेसन और कई सामग्री उसमें नजर आए। इस किट के लेने के बाद गरीबों को ये भी शिकायत थी कि क्या इस किट से गुजारा हो सकता है, ईद मनाई जा सकती है। हालांकि ये अलग सी बात है कि चलिए कम से कम इतनी बड़ी दिल तो इस देश के प्रधानमंत्री ने दिखाया कि मुसलमानों के बीच सौगाते मोदी नाम के एक किट बांट रहे हैं ईद के मौके पर। लेकिन साथ ही साथ नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी के पार्टी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो लगातार इस देश में नफरत की बीज बोने के फिराक में लगे हुए हैं और हर तरह से नफरत फैलाने की कोशिश में दिन रात जुटे रहते हैं। वो अपने प्रशासनिक और जो अपना काम है उसे छोड़ करके लगातार नफरत फैलाने की कोशिश करते रहते हैं और इस देश में मुसलमानों को दूसरे दर्जे की नागरिक होने का एहसास कराते रहते हैं। इस देश में चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हों, एक से एक बढ़ करके और अपने बीच प्रतिस्पर्धा चल रही है कि कैसे कोई मुसलमानों के प्रति नफरत फैला करके नरेंद्र मोदी के करीबी बन सकता है और उसे और ऊंचा पद और सम्मान दिया जा सके या उसे मिल सके। इस बात की होड़ लगी है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में कि किस तरह से मुस्लिमों के प्रति नफरत फैलाया जाए और उसके बाद जैसा कि भारतीय जनता पार्टी में एक प्रवृत्ति रही है कि नफरत फैलाने वालों को लगातार ऊंचे पद दिए जाते हैं, ऊंचा सम्मान दिया जाता है, उन्हें मंत्री बनाया जाता है, नेता बनाया जाता है, विधायक बनाया जाता है और इसी लालच में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इस बीच कूद पड़े हैं कि किस तरह से मुसलमानों को के प्रति नफरत फैलाया जाए, उनको बेइज्जत किया जाए, उनको प्रताड़ित किया जाए। ये पूरी तरह से इस देश में खुल्लम खुल्ला संविधान को रौंदते हुए ये खेल चल रहा है। संभल जानते हैं कुछ दिनों से वहां पर माहौल खराब है शाही जामा मस्जिद को लेकर के और वहां के प्रशासन ने यह कसम खा रखी है कि वो प्रशासनिक काम नहीं करेंगे, पुलिसिंग के काम नहीं करेंगे, लेकिन नफरत जरूर फैलाएंगे। वहां के एक सीईओ हैं अनुज चौधरी, उन्होंने कहा है कि आप अगर सेवैयां खिलाना चाहते हैं तो आपको होली की गुजिया भी खाने पड़ेंगे। इस देश में हजारों सालों से पर्व त्योहार मनाते लोग आए हैं और बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से इस देश में पर्व और त्योहार, होली, दिवाली, ईद मनाए जाते हैं। लेकिन जब अनुज चौधरी इस तरह के बात बोलते हैं तो वो किस आधार पर बोलते हैं ये पता नहीं है। पुलिस के मैनुअल में इस तरह के कोई प्रावधान नहीं है कि कोई पुलिस अधिकारी इस तरह के लगातार बयान दे, ऐसा लगे कि कोई विधायक या नफरती नेता बोल रहा हो। गुजिया या सेवई इस देश की विरासत रही है और इस देश के लोग आपस में बांट करके खाते रहे हैं और ईद और होली मनाते रहे हैं। इसमें कोई एतराज नहीं है, किसी को गुजिया खाने से आपत्ति नहीं है। लेकिन जो सीईओ अनुज चौधरी हैं वो लगातार इस तरह के नफरती बयान देते रहते हैं। दूसरा ये
कि संभल की पुलिस है वो लगातार मुस्लिमों को, संभल के मुस्लिमों को डराने धमकाने, उस पर दबाव बनाने की कोशिश हमेशा करती रहती है। हाल ही में जब अलविदा की नमाज पढ़ने की बात आई, अलविदा मीन्स रमजान की लास्ट सबसे आखिरी जुमा जिसे अलविदा कहा जाता है, और इस अलविदा के जुमे, अलविदा या जुमा के नमाज के लिए संभल पुलिस ने एक गाइडलाइन जारी किया और उसमें यह कहा गया कि संभल के मुसलमान अपने छतों पर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, जबकि इस देश में संविधान है और संविधान के अनुसार इस देश के सभी धर्म के लोगों को अपने तरीके से जीने का अधिकार है, अपने पूजा पाठ करने का भी अधिकार है, और इस देश में सम्मानजनक तरीके से रहने का भी अधिकार है। लेकिन संविधान के मूल प्रस्तावना को भूलते हुए संभल की पुलिस ने यह आदेश जारी किया और पीस कमेटी में ये बात रखी कि कोई भी व्यक्ति संभल के अंदर अपने छत के ऊपर नमाज नहीं पढ़ सकता है, साथ ही साथ सड़कों पर भी नमाज नहीं पढ़ सकता है। एक बात तो समझ में आती है कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, वहां पर लोगों की आवाजाही रुकती है, ये बात कुछ हद तक सही है, लेकिन ये किस तरह से प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी ये आदेश दे सकते हैं संभल के लोगों को कि संभल के लोग अपने छत के, अपने घर के छत के ऊपर भी नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। छत और घर उसका निजी संपत्ति है और निजता के अधिकार है, निजता के अधिकार के अनुसार वो अपने छत पर, वो अपने घर पर नमाज भी पढ़ सकता है, पूजा भी कर सकता है, अपने जो भी उसका वो पार्टी भी कर सकता है, जो उस व्यक्ति का मन चाहे वो कानून के दायरे में रह करके वो अपने घर में, अपने छत पर कर सकता है। लेकिन संविधान की इस मूल प्रस्तावना को भुलाते हुए संभल के पुलिस ने इस तरह के आदेश संभल में और संभल के लोगों के लिए जारी कर दिया है। शायद पुलिस अधिकारियों को लगता होगा कि इस तरह के अगर बयान देंगे, इस तरह के अगर रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो शायद आगे कोई बड़ा इनाम मिल सकता है, कोई नेतागिरी में आगे कुछ प्रमोशन हो सकता है, नौकरी से हटने के बाद, रिटायरमेंट के बाद नेतागिरी में कोई अच्छी जगह बना पाएंगे। शायद इसी लालच में लगातार प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी इस तरह के रिस्ट्रिक्शन संभल में लगा रहे हैं। और इस संभल में लगाने के पीछे एक वजह यह भी है कि कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ ANI न्यूज पर इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें संभल के CEO अनुज चौधरी के बयान को समर्थन किया था, जिसमें उसने कहा था कि साल में 52 जुमे आते हैं, होली एक बार आती है, इसलिए मुसलमान घर से, होली के दिन मुसलमान घर से बाहर नहीं निकले। इस बात को योगी आदित्यनाथ ने, जो एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उन्होंने खुले तौर पर इस बात को समर्थन किया था, जिसकी वजह से CEO अनुज चौधरी को लगातार इस तरह के बयान देने के लिए उसको मतलब प्रोत्साहित मिलती है और प्रोत्साहन मिलती है, जिसकी वजह से इस तरह के बयान लगातार देते रहते हैं। दूसरा ये कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच लगातार अपने आप में प्रतिस्पर्धा चल रही है कि कौन नेता प्रधानमंत्री के करीबी आ जाए, कौन सा ऐसा काम मुसलमानों के प्रति करे जिसके वजह से उसका पद बड़ा हो जाए, उसे मंत्री बना दिया जाए, उसे विधायक का टिकट दिया जाए। इसी होड़ में भारतीय जनता पार्टी के इस देश के जितने नेता हैं सारे लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो दिल्ली से विधायक हैं रविंद्र नेगी, उन्होंने, उनका लगातार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहता है। गरीब ठेले वालों को, गरीब मुसलमान ठेले वालों को उसके ठेले वाले के सामने अपना नाम लिखने को कहते हैं, तरह तरह से छोटे दुकानदारों को प्रताड़ित करते रहते हैं। उन्होंने मांग की है कि नवरात्र के अवसर पर जितने मीट के दुकानें हैं उसको पूरे दिल्ली में बंद कर दिया जाए। हम इस बात का समर्थन करते हैं, बंद कर दिया जाना चाहिए। अगर औरों को परेशानी नहीं है तो मुसलमानों को भी परेशानी नहीं होती है। लेकिन क्या रविंद्र नेगी दिल्ली में मीट जो है वो मैकडोनाल्ड जो कंपनी है उसमें भी बनाए जाते हैं, क्या उस कंपनी को बंद कर पाएंगे? या सिर्फ जो रेड़ी पटरी वाले
जो हैं उसके दुकानों पर जो मीट रहती है उसको बंद कर पाएंगे। जो छोटे कसाई जो अपने दुकानों में मीट का कारोबार करते हैं, सिर्फ उन्हीं को प्रताड़ित कर करके सिर्फ उन्हीं को बंद कर पाएंगे। सवाल ये भी है कि जितने भी इस देश में जो मीट के कारोबार होते हैं, उन सभी कारोबारियों के मीट के दुकानों को बंद किया जाना चाहिए। सिर्फ छोटे दुकानदारों को बंद करना ये सही नहीं है, क्योंकि छोटे दुकानदार अपना भरण पोषण के लिए, अपने बच्चों के लिए वो अपने दुकान को चलाते हैं, मीट का कारोबार करते हैं। लेकिन रविंद्र नेगी जैसे नेता उस कंपनी के मालिक को बैन नहीं कर पाएंगे जिससे नरेंद्र मोदी चंदा लेते हैं और उसके कंपनी में हजारों गायों को काटा जाता है और उस गायों को काट करके उसे गल्फ कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके बदले में उस कंपनी के मालिक मोटा मुनाफा कमाता है और मोटा मुनाफा कमाने के बाद नरेंद्र मोदी को इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में चंदा देता है, जिससे भारतीय जनता पार्टी खुशी खुशी चंदा लेती है और अपने पार्टी को चलाती है। सवाल यह है कि क्या रविंद्र नेगी उस चंदा को वापस कर पाएंगे और उस बीफ एक्सपोर्ट के जो मालिक है कंपनी के, उनको ये कह पाएंगे कि आप अपना कंपनी बंद कर दीजिए, गल्फ में जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं बीफ, गाय का मांस जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसे बंद कर दीजिए। इस तरह की कहने की हिम्मत मुझे नहीं लगता है कि रविंद्र नेगी में होगी, क्योंकि जो रविंद्र नेगी के जो नेता हैं, माननीय प्रधानमंत्री, वो उस बीफ एक्सपोर्ट कंपनी के मालिक से करोड़ों में चंदा लेते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड की जब रिपोर्ट आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसे सार्वजनिक करने बोला था, तो उसमें कई ऐसे बीफ एक्सपोर्ट कंपनियां हैं जिनसे भारतीय जनता पार्टी करोड़ों में चंदा लेती है। साथ ही साथ ये दिल्ली की बात है। दिल्ली में एक और विधायक है, उन्होंने मुस्तफाबाद को वहां से नाम बदलने की सुझाव दी है और उसे शिव विहार करने की प्रस्तावना उन्होंने दी है और लगातार बयान दे रहे हैं। सवाल यह है कि मुस्तफाबाद विधानसभा के जो नाम है उसे बदल देने से क्या मुस्तफाबाद विधानसभा के जो मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो उसमें सुधार आ जाएगा? वहाँ के जो नौजवान जो बेरोजगार हैं उन्हें नौकरी मिल जाएगी? वहाँ के जो ड्रेनेज सिस्टम जो खराब है क्या उन्हें वो ठीक हो जाएगी? क्या वहाँ जो गंदा पानी आता है मुस्तफाबाद विधानसभा के अंदर, क्या वो ठीक हो जाएगा? ये सारे जो हैं, ये सारे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है वो गलत बयानबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। उन्हें दिल्ली के जनता ने इसलिए चुना है कि वहाँ के जो दिल्ली के जो मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे ऑक्सीजन, वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, लगातार प्रदूषण बढ़ रही है, उस पर काम करने के लिए दिल्ली के जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है और वहाँ के सरकार बनाया है। यमुना का पानी गंदा है, उसे साफ करने के लिए दिल्ली के जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। साथ ही साथ वहाँ के गंदा पानी जो आता है, पीने लायक जो पानी नहीं है दिल्ली में, उसे साफ पानी आम लोगों को मुहैया कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के लोगों ने वोट दिया है। इसलिए वोट नहीं दिया है कि कोई विधायक आकर के रेड़ी पटरी वालों को, छोटे मांस के दुकानें वालों को मीट बेचने के लिए बंद करवाए, या उसे विशेष समुदाय के लोगों को अपने ठेले के सामने नाम लिखने के लिए कहे, या फिर इसलिए वोट भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के लोगों ने नहीं दिया है कि मुस्तफाबाद विधानसभा के नाम बदल करके शिव विहार किया जाए। ये लगातार मूलभूत जो समस्या हैं उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के बयान भारतीय जनता पार्टी के लोग देते हैं और इस तरह से कार्य वो लगातार दो समुदायों के बीच नफरत फैलाते रहते हैं और लगातार नफरत फैला करके अपने राजनीतिक रोटियां सेकने की काम करते हैं। इसके बाद फिर एक और खबर है कि मेरठ के भी जो पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने शांति समिति की बैठक की और शांति समिति के बैठक में यह कहा गया, प्रस्ताव पारित किया गया और मेरठ के कमिश्नर ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को यह निर्देश दिया कि कोई भी व्यक्ति जुमे की नमाज या फिर ईद की नमाज सड़क पर नहीं पढ़ पाएंगे।
जो लोग सड़क पर नमाज पढ़ते पाए गए उनके खिलाफ FIR दर्ज होगी, साथ ही साथ उनका लाइसेंस रद्द होगा और पासपोर्ट जो है उसे भी रद्द कर दिया जाएगा। इस तरह का तुगलकी फरमान जो है वो वहां के कमिश्नर के द्वारा मेरठ के लोगों को दिया जाता है। साथ ही साथ इस देश के लोग जो हैं वो ये भी देखते होंगे कि इस देश में अगर नमाज पढ़ाई जाती है तो बहुत रेयर केस में ऐसे होते हैं कि अगर किसी मस्जिद में जगह नहीं हो तो वो कुछ लोग रोड पर नमाज पढ़ते हैं, जिसका मुश्किल वक्त होगा वो 10 मिनट से लेकर के 15 मिनट होगा। 15 मिनट तक के अगर कोई रोड का थोड़ा सा हिस्सा अगर ब्लॉक होता है तो उससे कोई इतनी बड़ी आपत्ति इस देश के लोगों को नहीं होना चाहिए। और इसलिए भी नहीं होना चाहिए कि इस देश में अगर कांवड़ यात्रा निकलती है तो पूरा का पूरा सा रोड बंद होता है, पूरा का पूरा रोड ब्लॉकेज होता है और लोग उसका इंतजार करते हैं और उसका कांवड़ यात्रा को सम्मान करते हैं। इसलिए किसी भी लोग को, कोई भी इस देश के किसी भी नागरिक को दिक्कत नहीं होती है कांवड़ यात्रा से, अगर वो कांवड़ के यात्री रोड ब्लॉक किए हुए हैं तो। साथ ही साथ कांवड़ यात्रा पर पुष्प का वर्षा किया जाता है, फूलों की बारिश की जाती है। होना भी चाहिए, बारिश करना भी चाहिए, क्योंकि ये आस्था का विषय है और लोग अपने धार्मिक कार्य के लिए वो काम कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि रास्ते ब्लॉक भी हो सकते हैं। लेकिन ये दोहरा रवैया सरकार का क्यों है? सरकार तो संविधान की शपथ लेकर के इस देश को चलाने की कसम खाते हैं, तो फिर एक समुदाय के लिए एक कानून, दूसरे समुदाय के लिए दूसरा कानून, ये कैसे इस देश में हो सकता है? जबकि संविधान एक है, यहाँ के नागरिक एक हैं, कोई दूसरा नागरिक नहीं है, इस देश में सभी नागरिकों का अधिकार बराबर है। तो फिर इस तरह के आदेश कैसे पारित कर सकता है कोई कमिश्नर कि जो लोग सड़क पर अगर नमाज पढ़ते हैं तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, उसका पासपोर्ट रद्द कर दिया जाएगा। क्या ये कमिश्नर उन कांवड़ यात्रा के दौरान ब्लॉक करने वाले लोगों के बारे में आदेश दे सकते हैं कि अगर आप कांवड़ यात्रा के दौरान रोड को ब्लॉक करेंगे तो हम आपका पासपोर्ट रद्द कर देंगे, हम आपका लाइसेंस रद्द कर देंगे? ये किस तरह का हम देश बना रहे हैं और ये देश